ऑर्डर 1 रूल 6 जो है बेसिकली जॉइंट कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी की बात करती है। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी कितने टाइप के होते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: जॉइंट लाइबिलिटी, सेवरल लाइबिलिटी एंड जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। जॉइंट लाइबिलिटी किसे कहते हैं? मान लेते हैं कि ए जो है बी एंड सी को 1 लाख रुपया देता है। बी और सी जो है प्रॉमिस करते हैं जॉइंटली कि 1 लाख रुपया रिटर्न करेंगे ए को। तो अगर वो बी और सी 1 लाख रुपया नहीं देते हैं तो इन दिस केस ए क्या करेगी? दोनों के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है। अब ये रहा जॉइंट लाइबिलिटी। सेवरल लाइबिलिटी किसे कहते हैं? जहाँ मान लेते ए जो है 1 लाख रुपया देती है बी एंड सी को, और बी जो है 50,000 देने की प्रॉमिस करता है और ए जो है 50,000 देने की प्रॉमिस करता है। इन दिस केस क्या होगा कि ये जो है सेवरल लाइबिलिटी एराइज होगी। यहाँ ए क्या करेगी? दोनों के अगेंस्ट सेपरेट सूट फाइल करेगी फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। और थर्ड है सेवरल एंड जॉइंट लाइबिलिटी। सेवरल एंड जॉइंट लाइबिलिटी क्या है? जहाँ पे दोनों जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं और अलग से एक सेवरल प्रॉमिस सेवरल लाइबिलिटी उनकी एराइज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है 1 लाख रुपया देती है बी एंड सी को, और बी और सी जो है प्रॉमिस करते हैं कि 1 लाख रुपया रिटर्न करेंगे, और बी और सी जो है आपस में एक प्रॉमिस कर लेते हैं कि 50,000 वो देगा एंड 50,000 वो देगा। ऑर्डर 1 रूल 6 कहती है द प्लेंटिफ में एट हिज ऑप्शन जॉइन एज पार्टीज टू द सेम सूट all or any of the persons severally or jointly and severally liable on any one contract। means रूल 6 कहती है कि अगर किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में वो पार्टी एज सेवरली लाइबल हो या जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल हो, इन दिस केस प्लेंटिफ क्या करेगी? एक या उन सारे पर्सन्स को जो लाइबल है सबको सूट में पार्टी कर सकती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप की हो सकती है, किस टाइप की होनी चाहिए? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बेसिकली बात करती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जहाँ ऑर्डर 1 रूल 6 सिर्फ सेवरली एंड जॉइंटली एंड सेवरली लाइबिलिटी के बारे में बात करती है। यहाँ पर वो जॉइंट लाइबिलिटी के बारे में बात नहीं करती है। ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस टाइप की होगी? इंक्लूडिंग पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स ए बी एंड सी। ए जो है 1 लाख रुपीज़ बी को देती है और कहती है कि ये 1 लाख रुपीज़ वो सी को दे देगी जब वो टाइम पीरियड हो जाए। तो यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन को ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो रहा है, तो इसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट्स आर मोर और लेस सेम। प्रोमिसरी नोट्स क्या होती हैं? जहाँ पे इन रिटेन प्रोमिस किया जाता है लोन रिटर्न करने की, तो इसे हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं। तो बेसिकली ऑर्डर 1 रूल 6 कहती है कि प्लेंटिफ अपनी इच्छा अनुसार उन सारे पर्सन्स को सूट में एज अ पार्टी ऐड कर सकती है जो किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में सेवरली या जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल हो। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सी होनी चाहिए? बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट्स। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई पर्सन सेवरल और जॉइंटली एंड सेवरल लाइबल हो तब प्लेंटिफ क्या कर सकती है कि किसी एक को या उनमें से सारे सबको एज अ पार्टी ऐड कर सकती है सूट में एज अ डिफेंडेंट। ऑर्डर 1 रूल 6 सिर्फ सेवरली एंड जॉइंटली एंड सेवरली लाइबिलिटी के बारे में बात करती है। यहाँ पर वो जॉइंट लाइबिलिटी के बारे में बात नहीं करती है। जैसा कि मैंने बताया था
कि जॉइंटली एंड सेवरली लायबिलिटी में प्लेंटिफ क्या कर सकती है, या तो दोनों को ही एज अ डिफेंडेंट पार्टी ऐड कर सकती है सूट में, या दोनों में से किसी एक को भी एज अ डिफेंडेंट पार्टी ऐड कर सकती है सूट में। और अगर वो सेवरल लायबल हो तो वो एक सेवरली उसे एज अ पार्टी ऐड कर सकती है सूट में। तो ये रहा हमारा ऑर्डर 1 रूल 6, जहाँ पे सेवरल एंड जॉइंटली एंड सेवरल लायबिलिटी के बारे में बताई गई है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, इंक्लूडिंग पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट, बेसिकली अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है उनके बारे में बताई गई है।